गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के अंदर 6 चैप्टर अस्थि एवं संधियों के बारे में पढ़ेंगे। अस्थि यानी कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले जितने भी जॉइंट्स हैं या फिर जितनी भी हड्डियां जिनको कहें वे सारी अस्थि के अंतर्गत आती हैं। संधि का मतलब होता है जॉइंट्स, जैसे कि हमारे घुटने के जॉइंट्स हैं, हमारे कलाई के जॉइंट्स हैं, और ऐसा कहा जाए या कोहनी का जॉइंट्स, जहाँ से हमारी हड्डियाँ जुड़ती हैं वो सारी जॉइंट्स जो होते हैं वो संधियाँ कहलाती हैं। और सभी तरह की अस्थियाँ जो हैं, सॉरी, जितनी भी हड्डियाँ हैं वो सभी अस्थि के अंदर आती हैं। अब अगर देखा जाए, एक मनुष्य का शरीर जो है बहुत सारी अस्थियों से मिलकर बना हुआ रहता है, और ये सारी अस्थियाँ किसी न किसी स्थान पर एक जॉइंट्स के द्वारा यानी कि संधि के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। अगर हम ये कहें कि मनुष्य का संपूर्ण शरीर जो है वो अस्थियों से मिलकर यानी कि अस्थियों का जो समूह है वही हमारा शरीर है, तो कोई गलत बात नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे शरीर में अनेकों अस्थियां हैं जो मिलकर शरीर का आकार प्रदान करती हैं। अस्थि शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। अब हम देखें, हमारे सर से लेके पैर तक यानी कि हमारे खोपड़ी से लेके पैर तक की जितनी भी तरह की अस्थियां कहे, हड्डियां कहे, ये सभी मिलके हमारे शरीर को एक निश्चित आकार, रूप, रंग प्रदान कर रही हैं। अधिकांश अस्थियां पृथक पृथक होती हैं जो संधि तलों द्वारा परस्पर जुड़कर संपूर्ण अंतःकंकाल की संरचना कर बनाती है। अब कुछ अस्थियां हमारे शरीर में ऐसी होती हैं जो कि अलग अलग जगहों से जुड़ी रहती है। जैसे हम कलाई की देख सकते हैं, हमारा कलाई और जो हाथ वाला हिस्सा है ये दोनों जुड़ा हुआ है। कोहनी वाला हिस्सा देख सकते हैं। उसके अलावा कंधे वाली जो अस्थियां हैं और पैरों में घुटने की जो अस्थियां हैं वगैरह, ये सभी क्या है, जॉइंट्स है, जहाँ से बहुत सारी हड्डियां अलग अलग रूप में जुड़ी हुई है और एक निश्चित रूप से एक नई हड्डी का यानी कि एक अंग का निर्माण करती हैं। जिस स्थान पर पृथक अस्थियां परस्पर जुड़ती हैं उसे जोड़ या संधि कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जहाँ से अस्थियां जुड़ेगी, जिस स्थान से अस्थियां जुड़ी हैं उस जोड़ या स्थान को हम संधि के नाम से जानते हैं। जोड़ शरीर में इच्छानुसार गति लाते हैं। अब जो संधियां हैं, संधि का कार्य अगर देखा जाए, संधियां कहे या जोड़ कहे इसको, यानी कि हमारे जितने भी जॉइंट्स वाला हिस्सा है हमारे शरीर का, जहाँ से अस्थियां जुड़ी हुई हैं, वो हमारे शरीर में गति प्रदान करते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं जो इन जोड़ों से जुड़े हुए हैं, उनको हिलने डुलने के लिए जो सहायता चाहिए होती है वो इन्हीं जॉइंट्स के वजह से मिलती है। इन्हीं जोड़ों की सहायता से हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना, उंगलियों को जैसे कि मोड़ते हैं, गति प्रदान करते हैं, सिर को हम घुमा सकते हैं, या फिर जैसे कि डांस वगैरह करते हैं आदि जो ऐसे कार्य हैं, सीढ़ी चढ़ना वगैरह, तो वो सारा कार्य जो है हमारे शरीर में इन्हीं जॉइंट्स की वजह से यानी कि संधि की वजह से पूरा हो पाता है। कुछ जोड़ तो अचल होते हैं तथा कुछ चल होते हैं। यानी कि अब जो ये जोड़ है, ये जोड़ भी दो तरह के होते हैं, चल एवं अचल। यानी कि जो चल यानी कि जिनमें गति होती है, और अचल जिनमें गति नहीं होती है। यानी कि जो हमारे शरीर में अस्थियों को गति प्रदान करने वाले जो जोड़ हैं उनको तो हम चल अस्थि के नाम से या संधि के नाम से जानते हैं, और जो हमारे शरीर में हड्डियों को गति प्रदान नहीं करते यानी कि सिर्फ उनको आकार प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें हम अचल के नाम से जानते हैं। अब जैसे हमारे शरीर में गति के आधार पर हमारी हड्डियों में किस प्रकार से गति होती है, उसी के आधार पर इन संधियों को दो भागों में बांटा है। पहला जो है वो है चल संधि और दूसरा है अचल संधि। चल का मतलब हम सिर्फ नाम से ही इसका पता लगा से, चल यानी कि चलना, चलने की वजह से यानी कि गति प्रदान करने वाले। अचल यानी कि जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है या कोई भी गति नहीं होती है, वो सारी जो संधियां हैं वो अचल के अंतर्गत आती हैं, इसमें गति नहीं होती है कभी भी। पुनः चल संधि को दो भागों में बांटा गया है। इसके बाद में जो चल संधि है उसको वापस दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है पूर्ण चल संधि और दूसरी होती है अर्ध चल संधि। पूर्ण चल संधि यानी कि वो हमारे अंगों को पूरी तरीके से पूरा के पूरा घूमने में सहायता प्रदान करती है। लेकिन एक अर्ध चल संधि होती है जो कि एक निश्चित स्तर तक ही हमारे जितने भी अंग हैं या हड्डियां हैं उनको एक निश्चित स्तर तक ही घूमने में सहायता प्रदान करती है, पूरी तरीके से उनको घूमने नहीं देती है। पहला हम पढ़ेंगे अचल संधि के बारे में। अचल संधि
इस प्रकार की संधियों से जुड़ने वाली अस्थियों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी गति नहीं होती है। यानी कि जो अचल संधि है, इससे जो भी अस्थि जुड़ रही हैं उन अस्थि में कभी भी गति नहीं होती है, यानी कि वो सिर्फ एक स्थिर रूप में है, उनमें कोई भी मूवमेंट होना संभव नहीं होता है। अस्थियों के सीध तलों, जैसे कि ये हमारे अस्थियों की जो सीध तलों पर सिवने या सूचर उपस्थित होते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ इस प्रकार से फिट हो जाते हैं कि अस्थि आपस में हिल डुल नहीं सकती है। यानी कि ये सिर्फ हमारे अस्थि को स्थिर बनाए रखने का कार्य करती हैं और इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी हलचल वगैरह होना संभव नहीं है। अब जैसे कि हमारे शरीर में कपाल वाला हिस्सा देखें, जैसे कि हमारे जो खोपड़ी वाला हिस्सा है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। जो खोपड़ी वाला हिस्सा है वो हमारा अचल संधि के अंतर्गत आता है, क्योंकि सिर्फ एक ढांचा प्रदान कर रही है, उसको सुरक्षात्मक आवरण के रूप में घेरे हुए है, क्योंकि हमारा जो खोपड़ी वाला हिस्सा है किसी भी प्रकार का कोई भी गति में इन्वॉल्व नहीं रहता है या कोई भी गति नहीं करता है। इन अचल संधियों के अस्थियों के बीच में तंतुमय उत्तक उपस्थित रहते हैं और इनमें उपास्थि का अभाव होता है। इनमें तंतुमय जो उत्तक होते हैं वो उपस्थित रहते हैं और साथ में इनमें उपास्थि का जो देखा जाए तो उनमें कमी पाई जाती है, यानी कि बिल्कुल नहीं होती है। दूसरा हम पढ़ेंगे चल संधि के बारे में। चल संधि यानी कि वे संधियाँ जो कि हमारे हड्डियों को एक किसी न किसी रूप में गति प्रदान करती हैं ताकि उनको हम आसानी से हिला डुला सकते हैं। अब ये जो चल संधियाँ हैं ये वापस दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि पहला है पूर्ण चल संधि, दूसरा है अर्ध चल संधि। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण चल संधि के बारे में। ये संधियाँ अस्थि बंधनों की संरचना द्वारा दो या दो से अस्थियों के द्वारा निर्मित होती है। यानी कि जो पूर्ण चल संधि है इसमें दो या दो से अधिक अस्थियाँ, जैसे कि दो या दो से अधिक अस्थि आपस में मिलकर एक समूह के रूप में इसमें पूर्ण चल संधि का निर्माण करती है। इन अस्थियों के सिरे आपस में दृढ़ बंधन द्वारा यानी कि अस्थि बंधन के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब जब इसमें दो अस्थियां आपस में मिलती हैं तो इन दोनों अस्थियों को बीच में जोड़ने वाली एक कड़ी रहती है जिसको हम अस्थि बंधन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की संधि बनाने वाली अस्थियों का आकार इस प्रकार होता है कि आपस में अच्छी तरह समायोजित हो सके, यानी कि इनके बीच में अस्थि जो बनाने वाले जो बीच का जो हिस्सा है जो कि इन दोनों को जोड़े रखती है वो इस तरीके का होता है कि ये दोनों अस्थियां आपस में मिलती हुई लगती हैं, यानी कि इनको अलग अलग देखना पूरी तरीके से संभव नहीं होता है। अस्थियों के सिरे हाइलिन उपास्थि की एक मोटी चिकनी और चमकदार सतह से ढकी रहती है जिसे जोड़ बनाने वाली उपास्थि भी कहते हैं। यानी कि जो ये हाइलिन के द्वारा जुड़े होने की वजह से इनके जो बीच में जोड़ बनाने वाली अस्थि के रूप में भी इनको जाना जा सकता है। यह उपास्थि कड़ी अस्थियों की रगड़, चोट एवं आघात से रक्षा करती है तथा घर्षण सहित सतह पैदा करती है जिससे हड्डियों को आसानी से हिलाने डुलाने में सहायता होती है और इनका पोषण स्त्राव द्रव के द्वारा होता है। जो ये अस्थियां हैं ये सिर्फ एक ढांचा प्रदान कर रही है, साथ में उसको अस्थियों को मूवमेंट के लिए गति भी प्रदान करती है ताकि हम अस्थियों को आसानी से हिला डुला सकते हैं, ताकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं रहती है। अस्थियों के संधि तलों पर उपास्थि की गद्दी लगी रहती है, यानी कि जो अस्थि के संधि स्थल है, यानी कि जब दो अस्थियां आपस में जुड़ती हैं तो उसको संधि स्थल कहा जाता है। उसी संधि स्थल पर एक गद्दी नुमा संरचना पाई जाती है। इनके बीच छोटी सी गुहा भी होती है जिसे साइनोवियल गुहिका के नाम से जानते हैं। अब हम देख सकते हैं जब ये अस्थि और ये अस्थि आपस में जुड़ रही है तो इनके बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है। ये रिक्त स्थान गद्दी के समान होता है। इन्हीं गद्दी के समान स्तर को हम सिनोवियल गुहा के नाम से जानते हैं। सिनोवियल गुहा में एक स्राव हमेशा भरा हुआ रहता है। यह द्रव जोड़ वाले बनाने में विभिन्न अवयवों को चिकना रखता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में एक द्रव पाया जाता है, यानी कि एक स्राव हमेशा निकलता है जो कि सिनोवियल गुहा के अंदर बना रहता है। अब ये सिनोवियल गुहा के अंदर जो द्रव बना रहता है ये दो अंगों को यानी कि दो हड्डियों या अस्थियों को आपस में रगड़ खाने से रोकता है, यानी कि इनके बीच में रगड़ नहीं हो पाती है, यानी कि इनको चिकना बनाए रखता है ताकि कोई भी दो अस्थि आपस में रगड़ ना खाए। अगर देखा जाए कि इनके बीच में जैसे सिनोवियल गुहा के बीच में जो द्रव भरा हुआ है, अगर ये द्रव ना होगा तो दो अस्थियां आपस में रगड़ खाएगी और रगड़ खाने की वजह से वो दोनों अस्थियां बार बार टूटने लगेगी और वहाँ से हमारे अंग के कमज़ोर होने की आशंका भी रहती है। अब जो इसके बीच में ये द्रव पाया जाता है ये पोषण प्रदान करने का भी कार्य करता है।
सिनोवियल द्रव युक्त थैली को सिनोवियल संपुट के नाम से भी जाना जाता है। इस संपुट के बाहर जुड़ने वाली अस्थि एक दूसरे से लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी रहती हैं। इनकी विशिष्ट संरचना के आधार पर इसी वर्ग की संधियों को सिनोवियल संधि भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे पूर्णचल संधि के प्रकार, यानी कि जो पूर्णचल संधि है इसको भी आगे कई भागों में बांटा गया है। पहला हम पढ़ेंगे गेंद गड्ढा संधि। गेंद गड्ढा संधि। गेंद गड्ढा संधि इस प्रकार के संधि में एक संधि का तल एक प्याले के गड्ढे के समान होता है। यानी कि इस संधि में अगर इसकी संरचना देखी जाए तो जो प्याले नुमा इसकी संरचना पाई जाती है और दूसरी संधि का तल एक गोलाकार गेंद के रूप में होता है। इसमें दो संधियां एक आपस में जुड़ी हुई रहती है। एक संधि तो प्याले नुमा होती है जो कि दूसरे संधि के अंदर गड्ढे के अंदर फिक्स रहती है, उसमें जुड़ी हुई रहती है। या इसलिए इसको इस तरीके से कहा जाता है कि इनमें दो संधियां हैं। एक संधि प्याले नुमा आकार लिए हुए रहती है और जो दूसरी संधि है वो गड्ढे नुमा आकार लिए हुए रहती है, जिसमें दोनों संधियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। इससे गोल गेंद वाला हिस्सा प्याले वाले गड्ढे में अच्छी तरह फंसा रहता है, जिससे आसानी से कई दिशाओं में घूम सकती है। अब जैसे इस संधि की संरचना हम देखें तो कुछ इस प्रकार से रहती है। अब जैसे ये संधियां आपस में इस तरीके से गेंदनुमा संरचना को लिए हुए हैं। अब अगर देखें इस संरचना को देखें तो इसमें जो एक आकार जैसे देखा जाए तो ये जैसे प्याले नुमा आकार है, जिसमें हमारी गेंद संधि जो है आकर जुड़ी हुई रहती है। अब इस संधि को घूमने के लिए जो जगह चाहिए होती है वो जगह यहाँ पे इसको प्रदान हो रही है, जिसकी वजह से जैसे हम हमारे अंग को हिलाएंगे डुलाएंगे वैसे ये आसानी से इधर से उधर मूवमेंट कर सकती हैं, ताकि ये आपस में रगड़ नहीं खाती हैं। और इनके बीच में भी अगर देखा जाए तो सिनोवियल संधि, जैसे इनको सिनोवियल संधि भी कह सकते हैं, इनके बीच में जो है बीच में जो ये जगह रहती है यहाँ पे एक द्रव भरा रहता है, जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे से रगड़ नहीं खाती है। दूसरी जो हमारी संधि है वो है चूल या कब्जेदार संधि, यानी कि दूसरी संधि का जो नाम है वो है चूल संधि। चूल संधि, अगर इस संधि को कोर संधि के नाम से भी जानते हैं, इसका जो दूसरा नाम है चूल संधि को, इसको कोर संधि भी कह सकते हैं। ऐसी संधियां कब्जेदार किवाड़ों की तरह एक ही दिशा में घूम सकती हैं, यानी कि ये इसको कब्जेदार इसलिए कहा जाता है कि जिस तरीके से हम गेट एक ही दिशा में खुल सकता है, वैसे ये संधि भी सिर्फ एक ही दिशा में गति करती है। ये दूसरी दिशा में इनको गति करना संभव नहीं रहता है, यानी कि जब हमारी हड्डियों को एक ही दिशा में हम घुमा सकते हैं, दूसरी दिशा में वो नहीं घूम पाती हैं। वो हड्डियाँ जिस जगह से जुड़ी रहती हैं उसको कब्जेदार या चूल संधि के नाम से जाना जाता है।
इनमें दूसरी दिशा में किसी भी प्रकार का कोई भी जैसे कि घूर्णन की क्रिया है हम नहीं कर सकते हैं। न ही ऐसी संधियाँ चारों ओर कभी घूम सकती है, यानी कि सिर्फ ये एक ही दिशा में घूमती हैं, अन्य दिशाओं में कभी भी इनको नहीं घुमाया जा सकता है। जैसे कि कोहनी, अब हमारे शरीर में जैसे कि एक ही दिशा में घूमने वाली संधि के रूप में अगर देखें तो हमारे जो अंग जुड़ा है, पहला आता है कोहनी। कोहनी को हम सिर्फ एक दिशा में इस तरीके से घुमा सकते हैं, वापस उसको पीछे की ओर घुमाना हमारे लिए संभव नहीं रहता है। दूसरा इसमें आ जाएगा घुटने की संधि। अब जो घुटने की जो अस्थियां हैं वो भी जब इस संधि से जुड़ी रहती है तो घुटना भी सिर्फ हम एक ही दिशा में पीछे की ओर मोड़ पाते हैं, आगे की ओर हम हमारे घुटने को कभी भी नहीं मोड़ पाते हैं। उसके अलावा जो तीसरी इसके अंदर आती है जबड़े की, यानी कि हमारे जो मुख के अंदर जो जबड़े वाला हिस्सा है वो सिर्फ नीचे ऊपर की तरफ गति कर सकता है, इसको साइड में इधर उधर हम गति नहीं कर सकते हैं। फिर फोर्थ इसके अंदर जो आता है वो है उंगली की। उंगली के अंदर अगर हम देखा जाए जो हमारी अंगुलियां हैं वो सिर्फ अंदर की तरफ मुड़ती हैं, बाहर की तरफ मोड़ना हमारी अंगुलियों को संभव नहीं है। यानी कि ये जो हमारी हड्डियां हैं या जो इनकी जो अस्थियां हैं वो चूल कोर संधि के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं, जो हमेशा सिर्फ एक ही दिशा की ओर गति करती है, दूसरी दिशा में इनका गति करना संभव नहीं रहता है। इनकी जो संरचना जैसे देखी जाए तो कुछ इस प्रकार से है। तो ये जो अस्थियाँ होती हैं, ये जो संधियाँ हैं वो इस तरीके से बनी रहती हैं क्योंकि इनमें जो अंग है वो सिर्फ केवल एक ही दिशा में गति करता है, दूसरी दिशा में इस अस्थि को घुमाना संभव नहीं रहता है। तीसरी अस्थि जो हम पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, वो है कील संधि। अभी तक जो ये पढ़ा था हमने वो पहले थी कोर संधि या फिर चूल संधि। अब हम पढ़ रहे हैं कील संधि। कील संधि एक अस्थि को खूंटी या कील की संधि तल बनाती है, यानी कि ये खूंटी के समान, जैसे कि हम किसी चीज़ को इससे जुड़ी हुई रहती हैं, जिस पर दूसरी अस्थि इस संधि तल पर आसानी से इधर उधर घूम सकती है। यानी कि ये कहा जाए कि कोई नोक है, नोक के ऊपर जैसे कि कोई संधि है वो इस तरीके से जो आसानी से एक से दूसरी दिशा में आसानी से गति कर सकती है। पहली कशेरुका शीर्षधर तथा दूसरी कशेरुका अक्ष इसी प्रकार के संधि द्वारा जुड़े रहते हैं। अब अगर हमारा जो कील संधि के अंदर देखा जाए, जो हमारा सिरा जुड़ा हुआ है वो खोपड़ी का जो होता है, हमारा जो ये पूरी खोपड़ी है। अब इसमें क्या होता है, हम अस्थि के लिए हमारे सिर्फ खोपड़ी को, जैसे कि पूरे सर वाला जो हिस्सा है उसको आगे पीछे की और इधर उधर की ओर घुमा सकते हैं, यानी कि ये कील के रूप में किसी भी अंग को स्थिर करती हैं जो कि उसके ऊपर आसानी से मूवमेंट कर सकता है, यानी कि घूम सकता है। अगला जो है वो है फिसलने वाला जोड़, यानी कि जो फोर्थ है वो है फिसलने वाला जोड़। इस प्रकार की संधि में दोनों अस्थियां संधि तलों पर एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। इनके बीच में कार्टिलेज भरा रहता है, जैसे कलाई का जोड़ है, रीढ़ का जोड़ है। अब कलाई जो है वो इधर भी घूम सकती है और इधर भी घूमती है, आसानी से ऐसे ऐसे किसी भी दिशा में हम कलाई को आसानी से घुमा सकते हैं। अब जो रीढ़ वाला हिस्सा है वो भी, रीढ़ की हड्डी का जो हिस्सा है वो भी हमारे फिसलने वाले जोड़ के माध्यम से ही जुड़ा हुआ रहता है। फिर आता है सैडल संधि, जो फिफ्थ हमारी संधि है वो है सैडल। सैडल संधि अगर देखा जाए तो ये गेंद गड्ढा संधि से मिलती जुलती है। हमने जो पहली संधि पढ़ी थी गेंद गड्ढा, इसके समान ये संधि रहती है।
इसमें भी अपेक्षाकृत जैसे कि अगर देखा जाए तो गेंद गड्ढा अपेक्षाकृत बहुत ही चपटा रहता है, यानी कि थोड़ा सा दबा रहता है। इसके फलस्वरूप इन संधियों से जो निर्मित अस्थियों में गति कम होती है, यानी कि इन अस्थियों को जो इन सैडल संधि से जुड़ी हुई रहती हैं उन अस्थियों को मूवमेंट कम कर पाती है, यानी कि ज़्यादा तरीके से उनको आसानी से नहीं हिला सकते हैं। जैसे हाथ के अंगूठे का मेटाकार्पल और कार्पल अस्थियों के बीच इसी प्रकार की संधि है। अब जो हमारे हाथ में जो अंगूठा है वो इसी तरीके से सिर्फ इस दिशा में घूम सकता है, तो इनके बीच की जो अस्थि है वो है सैडल संधि की, यानी इन सैडल संधि से ये जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण अंगूठा अन्य अंगुलियों की अपेक्षाकृत अधिक दिशाओं में घूमता है। अब जो अंगुलियां हैं वो हमारी सिर्फ ऐसे घूम सकती है, लेकिन अंगूठे को हम पूरी तरीके से आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं, तो जो अंगूठा है वो सैडल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी जो हमारी अस्थि है पूर्णचल संधि के अंदर, पूर्णचल संधि हो गई अभी, अब हम पढ़ेंगे चल संधि के अंदर अर्धचल संधि के बारे में। अर्धचल संधि शरीर में कुछ संधियां ऐसी होती हैं जिनमें गति हल्की होती है, यानी कि हमारे शरीर की कुछ अस्थियां ऐसे संधि स्थलों से जुड़ी हुई रहती है जहाँ पे मिस थोड़ा सा हल्का सा ही हम देखें गति हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो पाती है। दो हड्डियों के बीच कार्टिलेज रहने के कारण हड्डियों के दबाव से कार्टिलेज जो होता है वो दब जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब दो अस्थियां आपस में जुड़ी रहती है तो इनके बीच में कार्टिलेज पाया जाता है। ये कार्टिलेज इन दोनों अस्थियों के दबाव की वजह से दब जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा मूवमेंट इनमें देखा जाए तो नहीं हो पाता है। दूसरी हड्डी पर झुक जाती है, जिसे अल्पचल या अर्धचल संधि के नाम से जानते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक हड्डी दूसरी हड्डी पर दबाव डालती है, जिसकी वजह से जो दूसरी हड्डी है वो थोड़ा दब के झुक जाती है। इसकी वजह से इनमें जो हलचल है वो थोड़ी कम देखी जाती है। अब है अस्थि संधि की जो बनावट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो सबसे पहला हमारे इसके अंदर है वो है अस्थि संधि की बनावट के अंदर पहला इसके अंदर है हमारे संधि बंध। संधि बंध यानी कि संधियों को जोड़ने वाला बंधन। यह जोड़ों को आपस में बांधने का कार्य करता है। अब जैसे संधि बंध यानी कि संधि को जोड़ने वाला बंधन भी कह सकते हैं, जैसे कि जो संधि को आपस में जोड़ता है, संधि को आपस में जोड़ने वाला। इसमें क्या होता है, जब दो संधियों को जब आपस में जोड़ने वाला जो जगह रहती है उसको संधि बंध के नाम से जानते हैं। यह सफ़ेद सूत जैसा मजबूत पदार्थ होता है जो ऊपर से मांसपेशियों द्वारा ढका रहता है। प्रत्येक संधि इसी के द्वारा बंधी रहती है। ये बंधन लचीले और गतिशील होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो सफ़ेद सूत जो कहा जाए, सूत का मतलब होता है धागे के समान जो संरचना होती है, इसकी वजह से ये दो अस्थियों को आपस में संधियों को जोड़ता है। ये जो होती है मांसपेशियों की तरह ढका हुआ रहता है। अब उसकी वजह से ये दोनों संधियों को आपस में जोड़कर उनको गति भी प्रदान करता है, और ये जो थोड़ा होता है लचीला है। लचीला होने की वजह से आसानी से किसी भी स्थान पर मुड़ सकता है और उनको गति दे सकता है। फिर अगला जो हमारा है वो है कंडरा। कंडरा अस्थियों की मांसपेशियों को बांधने का कार्य करती है। यह भी संधि बंध की तरह ही होती है। इसमें भी सूत के समान जैसे संरचना पाई जाती है और ये मजबूत पदार्थ का बना होता है। यहाँ पर केवल मांसपेशियों की हड्डियों से ही जोड़ता है, और जबकि संधि बंध दो या दो से अधिक अस्थि को परस्पर जोड़ने का कार्य करता है। संधि बंध का कार्य है दो या दो से अधिक अस्थियों को जोड़ना।
और इसका कार्य होता है, कंडरा का कार्य होता है कि यह मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। मांसपेशियां जो हमारी होती हैं उनका सीधा संबंध हमारी हड्डियों से करता है। यानी कि हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ के रखता है। अगला जो हमारा तीसरा का है, इसके अंदर उपास्थि। उपास्थि जो होती है वो अस्थि से थोड़ी नाजुक रहती हैं। यह हड्डियों के जोड़ों को बांधने का कार्य करती है। उपास्थि का कार्य होता है हड्डी के जोड़ों को बांधना। जो हड्डी के जो जोड़ हैं उनको आपस में बांधने का कार्य जो करती है उनको उपास्थि के माध्यम से होता है। पसलियों से स्टर्नम अस्थियों द्वारा ही जुड़ी रहती है। यह एक प्रकार का सफ़ेद रंग का लचीला मजबूत पदार्थ है जो अस्थियों से कम कड़ा होता है। यानी कि ये अस्थियों से थोड़ा कम कड़ा है, लचीला होता है, सॉफ्ट रहता है थोड़ा उनसे। इसके लचीलेपन के कारण ही इसको उपास्थि नाम दिया गया है। इनमें अंगों में दृढ़ता उत्पन्न करने का ये कार्य करता है। इसके अलावा यह हमारी जो हड्डियों को टूटने से भी बचाता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा लचीलापन पाया जाता है। लचीलेपन की वजह से इनमें इलास्टिक गुण जो पाया जाता है उसकी वजह से ये हड्डियों को कड़ा होने से रोकता है, उनको चोट लगने से बचाता है। रीढ़ की हड्डी के कशेरुका के बीच में भी उपास्थि गद्दी के रूप में पाई जाती हैं, जो हड्डियों को चोट, दुर्घटना आदि के माध्यम से हमारे शरीर में बचाती हैं। जोड़ की सतहों को छोड़कर जो अन्य स्थान में उपस्थि केवल ऊपर एक आवरण के रूप में ही पाई जाती हैं, जिसे स्मृति आवरण के नाम से भी जाना जाता है। इसी आवरण रक्त में जो हमारा जो आवरण देखा जाए उनके अंदर रक्त केशिकाओं का एक जाल सा बिछा रहता है, जिससे इन हड्डियों का पोषण होता है। यानी कि जो उपास्थि है लचीली होने के साथ साथ गतिशील भी होती हैं और कम कड़ी होने की वजह से ये हमारे अस्थियों की अपेक्षा थोड़ी कमज़ोर रहती हैं, अस्थि से थोड़ी कमज़ोर है। और साथ में ये हमारे जितने भी अंग हैं उन सभी को आपस में अस्थियों को जोड़े रखती हैं और उनके बीच में गद्दी तल पाया जाता है। गद्दी नुमा संरचना इसके अंदर पाई जाती है, जो कि विभिन्न अंगों को आपस में चोट लगने से बचाती है। साथ में ये उनको एक आवरण के रूप में भी जोड़े रखती हैं, ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई भी चोट वगैरह ना लगे और उनको एक सुरक्षा रूपी आवरण को प्रदान करती है। अब जो हमारे मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के जो जोड़ हैं, जैसे कि उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे शरीर में कुछ अंग या जो हड्डियां देखी जाए वो किसी न किसी हिस्से से जुड़ी हुई रहती है। अब हमारा खोपड़ी वाला हिस्सा देखा जाए तो हमारे गर्दन से जुड़ा हुआ है। अब कंधे अगर देखे जाए तो वो हाथ की जो अस्थियां देखी जाए वो कंधे की जो हड्डियों से जुड़ी हुई है। उसके अलावा कोहनी जो है वो हमारे हाथ को जोड़े रख रही है, या फिर जैसे कि हमारे पैर वाले हिस्से को हम देखें तो हमारे जो श्रोणी मेखला वाले हिस्से से हैं उसको जुड़े हुए, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे जोड़ हैं जो कि हमारे अस्थियों को जोड़े रखते हैं। अब जैसे कलाई है तो कलाई भी जो है वो हमारे अस्थि जो हथेली को जोड़ के रख रही है। तो ये हमारे जितने भी जोड़ हैं ये हमारे किसी न किसी अंग को जोड़ते हैं और अंगों को गति प्रदान करते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारे मानव शरीर में जोड़ है वो है कंधे का जोड़, यानी कि जो हमारा गर्दन के नीचे वाला जो हिस्सा है ये कंधे हैं, तो इन कंधे को जोड़ने वाला हिस्सा, इसे ह्यूमेरोस्केपुलर जोड़ भी ना कहते हैं। इसमें स्केपुला और ह्यूमरस की अस्थि आपस में संधि बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ह्यूमरस का जो सीरा है अच्छी तरह से स्केपुला के ग्लेनोइड कैविटी में फंसा रहता है, जिसकी वजह से ह्यूमरस आसानी से घूम सकता है, जो गेंद गड्ढा जोड़ का उदाहरण भी कह सकते हैं। अब जो हमारे कंधे की अस्थि रहती है उसमें हमारे जो हाथ की अस्थि है वो कुछ इस प्रकार से रहती है। जो कंधे की अस्थि है ये कंधे की अस्थि है हमारी, यहाँ से हमारे जो ये हाथ वाला हिस्सा देखा जाए वो इसमें जुड़ा रहता है। इनके बीच में भी जो थोड़ा सा रिक्त स्थान पाया जाता है जो इसमें गद्दी का कार्य करती है, जिसकी वजह से हम हमारे हाथ को आसानी से आगे पीछे किसी भी दिशा में घुमाने का कार्य कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारा है इसमें कोहनी का जोड़, यानी कि जहाँ से हमारी कोहनी वगैरह का मूवमेंट होता है, ह्यूमेरो अल्नर जोड़ के नाम से भी जानते हैं। इसमें ह्यूमरस का निचला सिरा अल्ला ऊपरी सिरा से चूल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि जो हमारी कोहनी है वो इसी संधि से जुड़ी हुई रहती है, जिसका नाम है कोहनी का जोड़, जहाँ से हम कोहनी को आसानी से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। फिर है हमारा रेडियो अल्नर जोड़, जो कि दो चल संधियों का जोड़ जिसे कहते हैं। इसमें एक सुपीरियर होता है और एक अनफीरियर होता है।
रेडियो अल्नर जोड़ के द्वारा जिसको रेडियो अल्नर जोड़ भी कहते हैं, अनफीरियर रेडियो अल्नर जोड़ में रेडियस का निचला सिरा अल्ना के सिरे से देखा जाए तो एक तरीके से फंसा रहता है। यह आसानी से घूम भी सकता है, जिसको हम आसानी से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। सुपीरियर रेडियो अल्नर जोड़ में इंफीरियर रेडियो अल्नर की अपेक्षाकृत जैसे कि कम गति देखने को मिलती है, क्योंकि जो सुपीरियर हैं वो थोड़ी सी गति को कम प्रदान करते हैं। अब हमारी जो कलाई वाला जोड़ देखें तो इसमें रेडियो कार्पल जोड़ के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसमें कॉन्डिलॉयड्स जैसे संधि द्वारा जो रेडियस का निचला सिरा रहता है वो कार्पल्स के ऑर्टिकुलर डिस्क के साथ में अल्ना के सिर के नीचे से संधि तक जो है वो जुड़ा रहता है और उसको गति प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये आज हमने पढ़े कि हमारे जो शरीर में विभिन्न तरह के जोड़ हैं जो किसी न किसी रूप में अस्थियों को जोड़े रखते हैं, उनको गति प्रदान करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।